गुड मॉर्निंग मित्रों। काफ़ी दुखी मन से गुड मॉर्निंग कहना पड़ रहा है आप लोगों को, क्योंकि पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था दोस्तों कई दिनों से। ये जिस हिसाब से हमारा उत्तराखंड दोस्तों देख ही रहे हो, लहलुहान हो चुका है चारों ओर से। भ्रष्टाचार कहो क्या न कहो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब क्योंकि मानने को तैयार नहीं है सरकार, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बाइकआउट करिए पेपर का, आप जाइए न जाइए ये आपके ऊपर है दोस्तों। अब देखिए 12 तारीख को आप लोगों का पेपर तो निश्चित है, ये मान के चलिए। तो मैंने सोचा कि एक दो एपिसोड जो मेरे द्वारा पढ़ाने थे, जैसे यूके पीएससी के पुराने पेपरों पर, अब मन इतना उदास है दोस्तों क्या बताऊं। आप अधिक से अधिक इस आंदोलन के हिस्सा बनिए, इस आंदोलन को अधिक से अधिक फैलाइए, सब लोगों को वो करिए दोस्तों कि इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कहिए दोस्तों। और जब भी आप लोगों की ज़रूरत पड़े दोस्तों, तो उन नौजवानों का साथ अवश्य दीजिए, आप लोग भी जाइए दोस्तों। लगातार हम इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, एपिसोड नंबर 27 शुरू करते हैं। अब क्योंकि जाना ही है इन पेपर देने, तो कोशिश करिएगा दोस्तों। थोड़ा मन तो लग नहीं रहा है पढ़ने का, न पढ़ाने का दोस्तों, किसी का भी नहीं लग रहा है। काफ़ी दिमाग जब भी एक पन्ना खोलेगा तो जो क्वेश्चन याद होगा वही क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं हो रहा है। अब याद ही नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या था करके। कोई बात नहीं, देखेंगे हम भी दोस्तों। आइए पहला क्वेश्चन हल करते हैं आज का सेशन का। 26वां प्रश्न था, भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था। तो ऑपरेशन विजय दोस्तों ये आपका पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था, जब आप लोगों के दोस्तों कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई, आपका पता होगा कि 26 जुलाई 1999 को आपका दोस्तों कारगिल युद्ध हुआ था, और इसी पर ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, या ऑपरेशन दिवस भी आप लोग कह सकते हैं। उस टाइम पे तत्कालीन भारत देश के जो पीएम थे दोस्तों, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, याद रखिएगा अटल बिहारी जी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी दोस्तों नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त, और इनको यह पुरस्कार दिया गया था 1958 में दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना ही है। इसके बाद यहाँ पर जो एक चीज़ याद रखना है, यह चौथी पुरस्कार है नागरिकता की श्रेणी में भारत देश का। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये ज़रूर आप अच्छे से याद करेंगे। नेपाल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन। तो याद रखिएगा यहाँ पर वर्तमान जो पीएम है नेपाल देश के, ये महत्वपूर्ण होने वाला है, याद रखिएगा। पुष्प कमल दहल जी आपके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है नेपाल सरकार के। ठीक है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसे आप ज़रूर याद करिएगा। इसके बाद आपको जो याद रखना है, अगला प्रश्न, चीन की संसद जानी जाती है तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है। तो झारखंड राज्य की राजधानी निम्न में से रांची है, या आप याद रखेंगे। झारखंड का कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया 79,716 आप लोगों को याद रखने हैं वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और झारखंड का पुराना नाम मैंने आपको पहले ही बताया, कुकरा कुकरा इसका पुराना नाम था। और ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको याद रखना है 16वां राज्य है। और अगर झारखंड कब बना था, तो याद रखिएगा, आपको मैंने कई बार बता दिया है कि 15 नवंबर 2000 को आप लोगों का झारखंड बनता है, जब छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के साथ साथ इसका भी नींव रखी जाती है झारखंड की, और ये 28वां राज्य बना था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे आप सार्क कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, सार्क, सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, थाईलैंड नहीं है। थाईलैंड आपका आसियान देश का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि सार्क की स्थापना दोस्तों 8 दिसंबर 1985 में की जाती है, और कहाँ की जाती है, ढाका बांग्लादेश में की जाती है। और इस पे आपको ये याद रखना है कि इसका सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो काठमांडू है दोस्तों। कहाँ है, काठमांडू है, याद करिएगा दोस्तों। और
इसमें कुल कितने सदस्य देश है? तो 8 सदस्य देश है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो भारत का ये तटीय याद रखना है यहाँ पर एक देश है श्रीलंका, इसके नीचे पर मालदीव है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो आपका श्रीलंका हो गया, एक इससे भी नीचे आपको मालदीव याद रखना है। पहला मालदीव, श्रीलंका, इसके बाद अपना प्यारा देश भारत, इसके बाद आपको भारत देश के 2 पड़ोसी राज्य देश याद रखने हैं, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पहले तो कितने हो गए? 3 2 5 हो गए। ठीक हो गया। अब आपको नेपाल जाना है। कहाँ जाना है? नेपाल। ठीक, और उसके बाद नेपाल के बगल में आपको एक देश और मिलेगी, भूटान। ठीक है, इसके बाद आपको कहाँ जाना है? बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने किसी भी हालत में। तो आपके 8 सदस्य देश हो गए होंगे यहाँ पर। पहला मालदीव, ठीक है दोस्तों, इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इससे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, 8 ही सदस्य देश है, अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री है तो अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को आपका 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये इकोनॉमिस्ट है, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक, तो अगला प्रश्न हम देखेंगे इसके बाद, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द ज्ञात करना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बैटोलॉजी, पैथोलॉजी, ये आपका बेमेल है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? तो यहाँ पर 10 डाउनिंग स्ट्रीम आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्यभट्ट थे तो भारतीय गणित एवं खगोल शास्त्री थे आपके आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था और इसकी घटना कब हुई थी दोस्तों? तो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित होती है। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो नॉर्मल सरकारी आंकड़ा है तो यहाँ पर 3000 लोगों की डेथ हुई थी और देखा जाए तो इसमें 16,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो बात हो रही है भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, तो CR राजगोपालाचार्य जी थे। और अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछी जाएगी तो माउंट बेटन आप कहेंगे। ठीक है दोस्तों, माउंट बेटन आप करके आएंगे जब भारत देश आज़ाद हुआ था। हाँ? अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आप याद करिएगा, एशिया आपका सबसे जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद करिएगा, संयुक्त राज्य के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। और अगर वर्तमान राष्ट्रपति पूछी जाएगी तो 46वें नंबर के कौन है? तो जो बाइडन है, याद करिएगा, जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन। तो याद इसे जरूर रखिएगा कि वर्तमान अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो बाइडन कितने नंबर के हैं? 46वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था? तो याद रखिएगा, रिचर्ड निक्सन ने आपका दोस्तों राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अलीपुर सेंट्रल जेल आपका कोलकाता में स्थित है। और सबसे बड़ी जो जेल है तिहाड़ जेल है, याद रखिएगा। भारत देश का सबसे बड़ा जेल कौन सा है? सबसे बड़ा जेल, तो उसका नाम आपको याद रखना है, तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल, और ये पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पश्चिम दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था तो किसने किया था? CR दास तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की नींव 1 जनवरी 1923 में रखी जाती है। अवश्य ही याद करिएगा इस प्रश्न को, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सी पार्टी का गठन किया गया था? स्वराज पार्टी, और 1923 में। अगला प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो विट्ठल भाई जे पटेल थे, याद रखिएगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो पटेल जी थे, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947। तो इसी एक्ट के तहत भारत विभाजन भी हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लैंडमार्क्स एंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरमुख निहाल सिंह है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे? तो GS नोटेशन थे, याद रखिए, GA नोटेशन थे। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसे जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मोर याद करिएगा, चलो बता ही दिया। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको याद हो गया होगा, बाघ याद करिएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी आपका उत्तराखंड का मोनाल हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय पशु आपका क्या हो जाएगा? मुझे इसमें उत्तराखंड के बताने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड का आपको राष्ट्रीय प्रतीक जरूर पढ़ के जाना है दोस्तों। पुष्प कौन सा है और पक्षी कौन सा है और वृक्ष कौन सा है, खेल कौन सा है, इसे जरूर याद करिएगा जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो असम का है, इसे जरूर याद करिएगा, बिहू असम का है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 जुलाई को। ठीक, इस पर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, अब मुझे कब से मनाया जा रहा है ये नहीं बताने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के कौनसे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो याद करिएगा, ये 44वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है आगे आने वाले के लिए। इस प्रश्न पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों। जो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2007 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? MS धोनी। और इस साल का आपको मैंने जो 2022 का करंट अफेयर है उसमें पढ़ा चुका हूँ, और UKPSC के आगे आज तक पूछे गए करंट अफेयर में भी मैं इसको बता चुका हूँ, याद करिएगा। योग के आविष्कारक थे, तो याद रखिएगा योग के आविष्कारक कौन थे? पतंजलि। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक बेंगलुरु को जाना जाता है, और वहीं विश्व का सिलिकॉन घाटी तो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, याद करिएगा, उसे जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहलाता है? तो याद करिएगा दृष्टि, ये हो जाएगा आपका मोतियाबिंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 1973 से लगातार मनाया जाता है, और 1972 में नींव रखी गई थी, इसे अवश्य याद करिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछ रहा है, तो ये राइट आंसर मुंबई में हो जाएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार आपका राज्य की श्रेणी में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला है, याद करिएगा। ठीक है, बिहार की जनघनत्व मेरे ख्याल से 1106 है, याद करिएगा अच्छे से। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जामुन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है पादप की किस भाग से आती है? तो छाल। ठीक है, कुनैन वृक्ष आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, सिनकोना भी इसको यहाँ पर आप पढ़ने को मिलता होगा आपको, तो छाल से आपको याद रखना दवाई। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर जो स्रोत है वो है आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर संतरा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? होमी जे भाभा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा का जनक भारत में किसे कहा जाता है? होमी जे भाभा। आपको याद रखना है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना आपका याद रखना है आपको, ये हुआ था 3 अगस्त 1954। 3 अगस्त 1954 याद करेगा। ओके दोस्तों, बहुत अच्छे हो आप लोग। हाँ, अब देखिए, कल पेपर देने के बाद आपको सीधे सीधे आंदोलन से जुड़ जाना है। सभी स्टूडेंट को मेरा संदेश है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों की लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई है, संपूर्ण उत्तराखंड की यह लड़ाई है। आप सबको निकलना पड़ेगा इस पेपर देने के बाद। ये आपको दोस्तों एक स्टूडेंट होने के नाते, कोई जेल में है, कोई रेल में है, कोई रोड में है दोस्तों, कोई रातों रात यहाँ बैठ कर के रातों रात क्या कर रहे हैं दोस्तों, किसी को खाना पीना नहीं है, तब भी हम लोग लड़ रहे हैं। रात भर बैठ के आप लोग भी लड़ना है दोस्तों। आप सभी लोग साथ दे रहे हो, आगे भी देना है। 12 तारीख के बाद प्रदेश स्तर में बहुत बड़े स्तर पर क्या होना है? आंदोलन होना है। ठीक है, और आपको उस आंदोलन का भाग बनना है किसी भी हालत में दोस्तों, किसी भी हालत में। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाप के इंजन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो जेम्स वॉट आप लोग याद करिएगा। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में है, कटक उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, और कटक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थली भी है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, एड्स का कारण है? तो एड्स का कारण है तो वायरस है। ठीक है, याद रखिएगा,
और दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है रौदौती की कमी से, आपको याद रखना है इसे अच्छे से, विटामिन ए। अगला प्रश्न है वायुयानों के टायरों में भरने में निम्नलिखित कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो हीलियम वायुयानों में, अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न है सिलिकोसिस एक बीमारी है, फेफड़े संबंधित बीमारी है, पोलियो का कारण है, एक आपका विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे व ताजे फल होते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, मोस्ट याद करिएगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर से मनाया जाता है, पहली बार साल 2001 में मनाया गया था। ओके दोस्तों, एक जीरो ज़्यादा हो गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना पर करता है, याद करिएगा। माउस है एक क्या दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट में से मैंने कहा जो बाहर से अंदर को भेजता है, आउटपुट जो अंदर से बाहर चीज़ों को देता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट जो इन अंदर भेज रहा है, ठीक है। और मेमोरी आपको पता है स्टोरेज, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, याद करिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या कहलाता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस आपका यूएसबी का फुल फॉर्म कहलाता है, जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो यूएसबी का फुल फॉर्म आप याद रखना है यूनिवर्सल सीरियल बस, अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को उसके कार्य एवं नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1930 में दिया गया था, इसे आप जरूर याद करिएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो यहाँ पर याद रखना है आपको, मेरे ख्याल से इनको एक और अवार्ड भी मिला था, उसे आप जरूर याद रखिए, भारत रत्न। कब मिला था इनको भारत रत्न, वो इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, जरूर इसे याद करिएगा। तो 1954 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न, याद रखिएगा। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मैंने ये भी आपको पहले बता दिया था कि एकमात्र पर्सन जिसको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों दिया गया है भारत देश में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता या जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को, और इनके द्वारा 1837 में कंप्यूटर का विस्तृत जानकारी दिया गया था, इसलिए कंप्यूटर का जनक इन्हीं को माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, तो बीजी तिलक आपके कभी भी नहीं बने थे, याद रखिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी आपके बने अवश्य थे, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कह सकते हो, 1887 में इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी मद्रास अधिवेशन की। कहाँ की, मद्रास अधिवेशन की 1887 में हुआ था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, याद करिएगा। और इसके बाद आपको जो चीज़ यहाँ पे याद रखने हैं, जी के गोखले जी ने आपका दोस्तों बनारस का अधिवेशन किया था 1905 में, ठीक है। कौन सा अधिवेशन किया था, गोखले जी ने बनारस अधिवेशन किया था 1905 में। और सुभाष चंद्र बोस ने आपका हरिपुरा अधिवेशन किया था, जिसमें महात्मा गांधी जी बहुत नाराज हो गए थे, आपको याद ही है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, इसे आप जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, तो हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे दोस्तों, आपने सुन भी लिया होगा, और आपका आंसर मतलब आपने आंसर दे भी दिया होगा, आपने आंसर लगा भी लिया होगा, तो कौन थे, गांधी जी, बिल्कुल शाबाश। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, तो खान अब्दुल गफ्फर खां जी आपके लाल कुर्ती आंदोलन के जनक कहलाते हैं। और लाल कुर्ती आंदोलन 1930 और 31 में की जाती है, और इसे आप खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं दोस्तों, और जिसका अर्थ होता है हिंदी में भगवान का सेवक, भगवान का सेवक होता है इसका अर्थ, ठीक है। और अगर सवाल पूछा जाएगा कि ये किसके समर्थन में चलाया गया था, तो सविनय अवज्ञा का समर्थन करना ही इसका क्या था, मेन मोटो था, सविनय अवज्ञा, याद करिएगा, ठीक है। इसका मेन मोटो यही था कि सविनय अवज्ञा को समर्थन देना, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट ML मतलब मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। और याद रखने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने चर्चा किया, बदरुद्दीन तैयब, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और 1887 में, याद करेगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी, ढाका में, याद करिएगा। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष
कौन था? तो याद करिएगा JV मावलंकर आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और लोकसभा का चुनाव सबसे पहले 17 अप्रैल, याद करिएगा, नहीं बैठक, ठीक है। तो इसके बाद याद रखना है बैठक, सॉरी यहाँ पर 17 अप्रैल से आपका क्या हो जाता है चुनाव, मतलब 17 अप्रैल से आपका वाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, याद करिएगा। और जो प्रथम बैठक होती है वो होती है 13 मई से, ठीक है दोस्तों, 13 मई 1952। पहले भी मैंने आपको बताया है 13 मई 1952। देखिए दोस्तों कंसंट्रेट माइंड नहीं हो रहा है मेरा भी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उन भाइयों का चेहरा मेरे सामने आ रहा है, वो पल याद आ रहा है जैसे जैसे लाठियाँ चली थी, ठीक है दोस्तों, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा साथ दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये चैनल पढ़ा, जो इस चैनल पे मैंने आपको वीडियो भी भेजे हैं दोस्तों, ठीक है, और चैनल वाले तो पता नहीं है दोस्तों, कोई वीडियो पुश नहीं कर रहे हैं, कोई वीडियो चला नहीं रहे हैं, पता नहीं उनको वीडियो चलाने में क्या दिक्कत है, ना तो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस बात की डर है पता नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये हरिजन सेवक संघ इन्होंने गठित की थी, मतलब जब भी बनाई थी 30 सितंबर 1932 में बनाई थी, 30 सितंबर 1932, याद करिएगा, ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी? तो अल हिलाल निकाली गई थी, याद करिएगा, हाँ, इसे जरूर याद करिएगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला ये कौन था? प्रथम गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर ही आया था ये 1757 में, ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी लाला लाजपत राय को, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी के मध्य हुए समझौते को क्या कहा जाता है, या को कहा जाता है? तो पूना समझौता कहा जाता है। और ये पूना समझौता हुआ था पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? यरवदा, यरवदा सेंट्रल जेल में, जब गांधी जी जेल में थे। तो यहाँ पर किन किन के मध्य हुआ था ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। और इसे आप कहीं ना कहीं इस नाम से भी जानते हैं, सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं, सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे, 24 सितंबर 1932 पूना समझौता। अगला है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911। अगर कभी 1911 ना आए तो 1912 डाल दीजिएगा, लेकिन आपको किसी बात पे याद रखना 1911 में ही बनी थी करके, भले ही घोषणा हुई थी वो अलग बात है। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किसने लिखी, या पुस्तक किसकी है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए होने वाला है। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश 1875 में, ठीक है, 1875 में, ये आपको याद रखना है। और इसमें इसके बाद याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा निकाली गई थी, इसे भी आप जरूर याद करिएगा। और यहाँ पर जो इसके बाद इम्पोर्टेंट है ये है कि आर्य समाज के द्वारा यह पुस्तक निकाली गई थी, ठीक है। किसके द्वारा निकाली गई थी? आर्य समाज के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या अगले पर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो जौहर प्रथा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनके कालक्रमों के अनुसार लगाइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप किसे आपने याद रखना है। तो सबसे पहले आपके तुलसीदास आते हैं, बिल्कुल आते हैं, राजा राम मोहन राय आते हैं, इसके बाद दयानंद सरस्वती आते हैं, इसके बाद विवेकानंद जी आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे दोस्तों, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ठीक है। इसके बाद सबसे नवीन वेद हो जाएगा अथर्ववेद, इसे जरूर याद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिलान करिए है स्वाधीनता संग्राम और उनके द्वारा जो चलाई गई थी समाचार पत्र है, तो कौन सा जोड़ा गलत है ये पूछ रहा है। मौलाना आज़ाद आपका ये सही है, पहला वाला, ठीक है। अल हिलाल लोकमान्य तिलक कैसे चलाया था, सही है। जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड चलाया था, महात्मा गांधी ने ये नहीं चलाया था, इसे आप गलत करेंगे, यंग इंडिया इनकी थी। दो पाइनार आपका चंदन मिश्रा जी ने चलाया था, चंदन मिश्रा जी की है, याद करेगा, ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट है, शारदा एक्ट का संबंध है तो बाल विवाह निषेध से था। और याद रखना है शारदा एक्ट कब आया था?
तो 29 सितंबर 1930 में शारदा अधिनियम आता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, शारदा अधिनियम को लाने के पीछे या फिर इसमें मेन लीडरशिप किसकी थी? हरविलास के नेतृत्व में बनाया गया था। हरविलास शारदा के नेतृत्व में यह एक्ट आया था। लड़की की शादी यहाँ पर आपकी उस टाइम पे 14 साल फिक्स की गई थी और लड़कों की याद रखने आपको 18 साल की गई थी। इसे आप ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर आपको याद रखना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है 1856 में। इसे आप जरूर याद करिएगा, ये प्रश्न भी अच्छा है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया था? तो हिरोशिमा जापान में 6 अगस्त 1945 में, ठीक है। इसे आप जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए कि 23 जून 1756 में लड़ा गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से क्लाइव ने भाग लिया था। और तत्कालीन बंगाल राजा या बंगाल शासक कौन थे? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के मध्य में आपका प्लासी की लड़ाई लड़ी जाती है। तो याद रखिएगा 1756 में आपका प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। सॉरी 1757 होना चाहिए, हाँ मैंने 1756 लिख दिया यहाँ पर, 1757 होना चाहिए प्लासी का युद्ध, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जी, आप याद रखेंगे, ओके। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ याद रखना है, इसके बाद बक्सर का युद्ध याद रखना है। ये जो 64 में था ना दोस्तों, ये बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर को होता है, ठीक है। 22 और 23 अक्टूबर 1964 में। और अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो ने लिया था, हेक्टर मुनरो ने। और जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था इस साइड से, बंगाल का नवाब था एक तो मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। और अवध नवाब था सिराजुद्दौला या फिर शुजाउद्दौला कह सकते हैं, शुजाउद्दौला, ठीक है। और मुगल बादशाह थे उस टाइम के शाह आलम द्वितीय। तो बताइए बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? एक तो अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो ने लिया था भाग, और भारत की ओर से मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो आपके मुगल सम्राट हुआ करते थे। बक्सर का युद्ध। दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पर एक और याद रखना है, ये 1760 याद रखना है। यहाँ पर हुआ था वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध, ठीक। तो ये हुआ था 22 जनवरी को, 22 जनवरी को सन 1764 में। और ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के मध्य। इससे ये हो गया था कि भारत में राज कौन करेगा, और फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा और ईस्ट इंडिया यहाँ से आगे चलती गई, ठीक हो गया। तो वांडीवास का युद्ध आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर सन 1761 में क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसे आप जरूर याद करिएगा, ठीक है। और ये हुआ था अफगान, आपको पता ही है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और जो यहाँ से कौन था? मराठा नवाब सदाशिव भाव था। कौन था? सदाशिव राव भाव, ठीक है। याद करिएगा अच्छे से इनको, ठीक है। तो हमने पानीपत का तृतीय युद्ध भी देख लिया, ठीक। तो हमने सारे फैक्टों को यहाँ पर देख लिए जो 4 के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध थे। एक तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल 74 में आपको पता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसे आप याद करिएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, 74 आर्टिकल में है। और उसका मुखिया कौन होगा? पीएम होगा, इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? संरक्षण की बात हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों के संरक्षक करता। और वही मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाना और कम या फिर ज़्यादा बढ़ाना, ये आपका संसद के पास है ये अथॉरिटी, और आर्टिकल 35 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया था, आपको याद होना चाहिए। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनी थी? तो ये बनी थी 22 दिसंबर 1953 में बनी थी। और इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है फजल अली,
ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली। इसके बाद न्यायमूर्ति हृदयनाथ कुंजर, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू कर सकते हो। इसके बाद आपका के.एम. पन्नीकर जी थे, ठीक है, के.एम. पन्नीकर, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1956 में सौंपी थी, याद करिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसे आप याद करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का संवैधानिक सलाहकार था? तो वी.एन. राव जी थे, जब आपका संविधान बन रहा था तो संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो छुआछूत से संबंधित कौन सा है? आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। आर्टिकल 17 है, तो वही आपको याद रखना है। आर्टिकल 18 में किसका उल्लेख है? उपाधियों का अंत है। 15 में किसका उल्लेख है? तो आपको यहाँ पर जो 15 है ये भेदभाव से संबंधित है, ठीक है, भेदभाव का यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में किसका उल्लेख है? तो अवसर की समानता, ठीक है, अवसर की समानता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सारा कहानी आप खुद ही जानते हो। अगला प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा? संसद के द्वारा। इसे आप जरूर याद करिएगा, आपातकाल, ठीक है, आर्टिकल 352 के अनुसार लगता है देश में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आपको याद रखने 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ, याद रखिए 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो गई है और अनुसूचियों की संख्या 12 होगी, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, मतलब प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे आप याद करिएगा, इससे जोड़ा गया था। न सिर्फ समाजवादी, इसके साथ पंथ निरपेक्ष, कहीं पर आपका धर्मनिरपेक्ष देखा जाएगा, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है दोस्तों। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे आप लघु संविधान भी कहते हैं कई बार, और लघु संविधान कहीं कहीं आपको अधिनियम 1935 को भी कहा जाता है, इसे आप जरूर याद करिएगा। जबकि 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, इसे आप जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 के तहत। आपका उत्तराखंड में भी लगा था 46 दिन का, याद किया 27 मार्च से 12 मई तक लगा था, इसे आप जरूर याद करिएगा। वहीं 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। वहीं 368 में आपका संवैधानिक संशोधन से संबंधित प्रक्रिया है, ठीक है। अगला है 370, पहले जम्मू कश्मीर संबंधित था, हटा दिया इसे अब। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के संसद के दोनों सदनों को सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है आर्टिकल 118 के अनुसार, और 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस अधिवेशन को बुला सकते हैं, याद रखिए। जब संसद सम्मिलित रूप से ना चल रहा हो, अधिवेशन ना चल रहा हो, तब बुला सकता है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। इसकी स्थापना 1906 में की जाती है। एफआरआई की स्थापना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आप करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को दी गई है दोस्तों, मिसाइल मैन, ओके। और ये राष्ट्रपति कब बने थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2002 में बने थे, इसे आप याद रखेंगे। और भारत देश के राष्ट्रपति बने थे। और भारत रत्न इनको कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न आपका एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था। मोस्ट लगा दीजिएगा, मिसाइल मैन को आपका भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में। और पद्म भूषण कब दिया गया था इनको दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी को? तो 1990 में दिया गया था पद्म भूषण, पद्म भूषण जो चौथा नागरिक सम्मान है, ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, और कह सकता हूँ यहाँ पर जो प्रश्न है, अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, राधा कृष्णन पर अभी बाद में करना है, क्योंकि शिक्षक दिवस पर करना है चर्चा। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे, आपको याद रखने। और प्रथम वाचन हुआ था 13 मई 1900, प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था, तो ये कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी पर आपका जो रोक अधिनियम पास हुआ था, बता दीजिए दोस्तों। ये प्रश्न बहुत यूनिक है, आप लोगों को आना भी चाहिए। ये प्रश्न का आंसर 1976 में, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था? 1976 में। तो 1948 में क्या हुआ था? कारखाना अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम आया था? कारखाना एक्ट 1948, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करिएगा। तो वही आपको याद रखना है कि 1948 में एक अधिनियम और आया था, जनगणना एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? जनगणना एक्ट आया था 1948 में, ठीक है। तो 1982 में क्या आया था? राज्यपाल
से संबंधित एक एक्ट आया था, वेतन भत्ते और उनके अधिकार से संबंधित। तो राज्यपाल का वेतन भत्ते संबंधित आपका आर्टिकल अधिनियम आया था 1982 में। और 1972 में तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया था, कि जो वन में जीव जंतु हैं उनको किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है। तो सारे चार के चारों पर हमने चर्चा कर लिया। 1976 में बधवा मजदूरी, 48 में जनगणना कारखाना, 82 में राज्यपाल संबंधी अधिनियम और 72 में आया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण। अगला है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में आपको पता होना चाहिए 20 सीटें आरक्षित है। ठीक है, इससे आप जरूर याद करिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों से पास करके। लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास करना होगा, तो विशिष्ट प्रकार की बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। जिस प्रकार मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, सेम वैसे ही इन पर भी लागू होता है। और आपको पता है कि भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, और आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका उल्लेख है। और एक चीज़ और याद रखना है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं सुकुमार सेन। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, जो राजीव कुमार है, सॉरी कौन है, राजीव कुमार सेन, राजीव कुमार है। ठीक है, सुकुमार सेन तो पहले थे, हाँ राजीव कुमार है, याद करिएगा आप। और ये 25वें नंबर के हैं, कितवें नंबर के, 25वें नंबर के हैं। भारत के यहाँ पर 3 बॉडी होती है निर्वाचन आयोग में, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य होगा, एक मुख्य निर्वाचन, और एक 2 अन्य इसके क्या होंगे, सहायक होंगे, याद करिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, भारत में कितने राज्य है, पता नहीं मेरे को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या, तो आपको याद रखना है इसका आंसर 34। ठीक है दोस्तों, कितना याद रखना है, 34। ठीक है, और मूल संविधान में दोस्तों 8 थे। ठीक है, 1 + 7 थे, आप इसे याद करिएगा। और संख्या बढ़ाने और घटाने का न्यायाधीश का संसद के पास अथॉरिटी है, 124 के अनुसार कर सकती है। ठीक है, न्यायाधीश को बढ़ाने का